नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप समझ पाएँगे कि यदि हम किसी व्यक्ति के लिए एक तरफ़ा राय बना लेते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए कभी-कभी कितनी दुखदाई हो जाती है। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में राय बनाएँ, तो उसकी सत्यता की जाँच अवश्य कर लें, दोनों पक्ष की बात ज़रूर सुन लें। इसी बात को दर्शाती हुई है ये कहानी। नाम है मैं भगोड़ी नहीं, जिसे लिखा है पवित्रा अग्रवाल जी ने। चलिए सुन लेते हैं ये कहानी। चंपा बेसब्री से अपने पति चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। चरण सिंह के आते ही चंपा ने पत्र उसके हाथ में दे दिया। अनजानी लिखावट देखकर उसने पूछा, यह किसका पत्र है? चंपा राज भरे अंदाज में मुस्कुराई। बूझो तो जाने। नहीं, मैं इस लिखावट को नहीं पहचानता, चरण सिंह ने कहा। चंपा बोली, यह खत मेरी सासू माँ का है। चरण सिंह बोला, क्यों मजाक करती हो? मेरी ताई यानी तुम्हारी सासू जी को मरे तो 5 साल बीत गए, फिर उन्हें तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। चंपा बोली, अरे यह पत्र तो मेरी सगी सासू माँ यानी तुम्हारी अम्मा का है। तुम्हें तो शायद उनकी शक्ल भी याद नहीं होगी। उन्हें देखने व उनसे मिलने का मेरा बहुत मन है। अभी तक तो हमारे पास उनका पता नहीं था, पर अब हम उनके पास जाएंगे। चरण सिंह चिल्लाकर बोला, उनके पास जाने का नाम मत लेना। कोई जन्म देने से माँ नहीं बन जाती है। उन्होंने माँ का कौन सा फर्ज निभाया? 3 साल की उम्र में मुझे ताऊ ताई के सहारे छोड़कर किसी के साथ भागते वक्त उन्होंने मेरे बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। उनको गए 30 साल हो गए, तब से एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। अब इतने सालों बाद उन्हें मेरी याद आई है, जरूर कोई मतलब होगा। चंपा बोली, उस जमाने में विधवा विवाह का चलन नहीं था, इसलिए उनके चले जाने को गलत माना गया होगा। चरण सिंह ने कहा, चंपा, उन्होंने विवाह किया हो या ना किया हो, पर मेरा बचपन तो यही ताने सुनते बीता है कि इसकी माँ इसकी ताई के भाई के साथ भाग गई थी। तब से ताई का वह भाई कभी अपनी बहन से मिलने भी नहीं आया। चंपा बोली, पता नहीं तुम्हारी अम्मा की क्या मजबूरी रही होगी, वरना ऐसे ही कोई औरत अपने इकलौते बेटे को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें तो एक तरफा बात ही मालूम है। खैर, पहले ये पत्र पढ़ लो। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, चरण सिंह को अपनी माँ राम देवी का आशीर्वाद पहुँचे। बेटा, 30 साल अपनी छाती पर पत्थर रखकर तुझे भुलाए रखने की कोशिश करती रही, लेकिन एक पल को भी नहीं भुला पाई। अभी कुछ दिन पहले अपने गांव की एक बेटी इस गांव में ब्याह कर आई। बात करने पर उसी से पता चला कि पूरा गांव ही नहीं बल्कि तू भी मुझसे नफरत करता है। मुझे वहां भगोड़ी के नाम से जाना जाता रहा है। उसी लड़की से पता चला कि तेरा ब्याह हो चुका है, तेरे 2 बच्चे भी हैं। तू शहर में नौकरी करता है और तेरे ताऊ व ताई की मौत हो चुकी है। तूने गांव की ज़मीन व मकान बेचकर शहर में घर बना लिया है। उसी लड़की से मैंने तेरे शहर का पता मंगवाया है। तुझे एक बार देखने को मन तरस रहा है, बहू और बच्चों को लेकर आ जा। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मजबूरियों की दलदल में फंसकर मुझे गांव, घर व अपना बेटा छोड़ना पड़ा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तू या कोई दूसरा मुझसे नफरत करे। तेरे यहाँ आने पर अपनी दुख भरी कथा तुझे ज़रूर सुनाऊंगी। फिर भी तुझे लगे कि मैंने कोई पाप किया तो कभी मेरी शक्ल मत देखना। एक बार मुझे सफाई देने का मौका दे। मुझे तेरा इंतज़ार रहेगा। तेरी दुखवारी माँ, राम देवी। 30 घंटे का ट्रेन का और बस का सफ़र करके चरण सिंह पत्नी व बच्चों समेत गांव पहुंचा था। वहां रामदेवी नाम से उन्हें कोई नहीं जानता था। जग्गा की पत्नी रामदेवी बताने पर बुजुर्ग लोगों ने उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया था। वहां पर बुआ के नाम से जानी जाती थी। नई पीढ़ी के लोग तो उन्हें जग्गा की पत्नी के नाम से भी नहीं जानते थे। जब वे लोग उनके घर पहुंचे तो सिलाई मशीन पर कुछ काम कर रही थी। गांव की 3-4 औरतें उनके पास बैठी थी। शक्ल से तो नहीं, उम्र के हिसाब से चरण सिंह ने अपनी माँ को पहचान लिया। वह अकेला जाता तो माँ भी उसको ना पहचान पाती। साथ में पत्नी व दोनों बच्चों को देखकर वह फौरन पहचान गई। चरण सिंह, मेरा बेटा।
कहकर माँ ने उसे गले लगा लिया। उनके आंसू बह रहे थे, किंतु वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। माँ को एक बार देखने के मोह में चरण सिंह आ तो गया, किंतु मन में उनके प्रति गुस्से में कमी नहीं आई थी। माँ ने चंपा व दोनों बच्चों को भी सीने से लगा लिया था। जल्दी ही पड़ोस के घर से उनके खाने के लिए खाना बनकर आ गया। खा पीकर चरण सिंह बराबर की कोठरी में जाकर लेट गया। बच्चे भी उसके पास जाकर सो गए। चंपा माँ के पास ही बैठी थी। उनके बीच हो रही बातचीत वह कोठरी में लेटा सुन रहा था। चंपा ने कहा, अम्मा, आप किन हालात में चुपचाप गांव अपना घर इकलौता बेटा छोड़कर आई थी वह तो मैं नहीं जानती, लेकिन गांव में आपके बारे में जो कुछ भी कहा जाता रहा है उस पर मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ। अम्मा ने कहा, बेटा, मैं चुपचाप घर से भागकर नहीं आई थी। मेरी जिठानी को सब पता था। मेरे भागने की योजना उन्होंने ही बनाई थी। हाँ, जेठ जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। चंपा ने कहा, अम्मा, मैं आपकी आप बीती सुनना चाहती हूँ। अम्मा ने सुनाना शुरू किया। चरण सिंह का बापू बहुत अच्छा था, मुझे बहुत चाहता था। जेठ जिठानी को कोई औलाद नहीं थी। वे चरण सिंह के बापू को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मैं उन्हें अपने सास ससुर जैसी ही इज्जत देती थी। ब्याह कर गांव आते ही मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई। घर का पानी मुझे मोहल्ले के कुएं से भरकर लाना पड़ता था। गांव के सभी लड़के मुझे भौजी कहकर पुकारते थे और इसी नाते हंसी ठट्टा भी करते रहते थे। कई बार तो मुझे कुएं से पानी भी नहीं खींचने देते थे, खुद ही खींच देते थे। उनमें एक गांव के चौधरी का बेटा किशन था। पहले तो वह ऐसे ही मजाक करता रहता था, बाद में छेड़छाड़ भी करने लगा, मुझे गलत रास्ते पर खींचने लगा। एक बार गलत हरकत करने पर मैंने उसको धक्का दे दिया था। तभी कहीं से मेरे पति आ गए। उन्होंने किशन को 2 हाथ मार दिए और धमका कर चले आए। तभी से वह हमारा दुश्मन बन गया। वह गुंडा था, पुलिस में भी उसका उठना बैठना था। गांव में हमारी अनाज पीसने की चक्की थी। एक दिन चक्की से लौटते समय चरण सिंह के बापू ट्रैक्टर के नीचे आ गए। पुलिस उसको एक्सीडेंट मानती थी, किंतु पूरा गांव जानता था कि वह हत्या थी। पर गुंडों के डर से किसी ने गवाही नहीं दी। जेठ जी ने भी बात को दबा देना ही उचित समझा। वह कहने लगे, जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छा नहीं। हमारे कोई औलाद नहीं है, छोटा भाई नहीं रहा। 2 भाइयों के बीच अब यही एक औलाद है। अगर चरण सिंह को भी कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किशन का क्या है, वह तो गुंडा है, पैसे के बूते पर सजा से बचता रहेगा। जेठ जी ने मेरा कुएं पर जाना भी बंद करवा दिया। पानी भरने के लिए एक नौकर रख लिया था। एक दिन वह नहीं आया तो जेठानी के साथ मैं पानी लाने चली गई। किशन भी वहां पहुंच गया। उसने मेरी जेठानी की भी शर्म नहीं की और बोला, मर्द तो तेरा मर गया, मेरे घर बैठ जा, रानी बनाकर रखूंगा। तब ऐसी इच्छा हुई थी कि उसे झापड़ मार दूं, लेकिन जेठ जी की चेतावनी याद आ गई और मैंने खुद को रोक लिया। बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जेठ जी भी शराब पीने लगे थे। एक दिन नशे में मेरे कमरे में घुस आए और बोले, चरणा की माँ, तुझे सफ़ेद धोती में देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। देख, तेरे लिए कितने सुंदर रंग की रेशमी साड़ी लाया हूँ। तू आज से सफ़ेद कपड़े मत पहनना। वह बहक रहे थे। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें कोठरी से बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद करके रात भर रोती रही। अभी तक तो घर के बाहर खतरा था, पर अब मैं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थी। पीहर जा नहीं सकती थी। वहाँ भाभी माँ को ही चैन नहीं लेने देती थी। मेरे जाने से तो वह भी बेघर हो जाती। बस मरने को जी चाहता था। उन्हीं दिनों जेठानी का भाई जग्गा अपनी बहन के पास आने लगा था, जो देखने सुनने में तो अच्छा ही था। जेठानी का कहना था कि दूर गांव में रहकर अच्छा कमाता है। जग्गा के ऐबों के बारे में या तो जेठानी जी को पता नहीं था या उन्होंने मुझे बताया नहीं। ले, लेकिन जेठानी को जेठ जी के लक्षणों के बारे में पता लग गया था। वह मुझे जग्गा से शादी करके गांव छोड़ने की सलाह बार बार देने लगी थी। उनका कहना था, तू जग्गा से शादी करके दूसरा घर बसा ले। घर बाहर से तेरी हिफाजत करना मेरे बस की बात नहीं। चरण सिंह की तू चिंता मत कर, तुझे तो और बच्चे हो जाएंगे। चरणा को मैं अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी।
मेरे जाने का सब इंतज़ाम जेठानी जी ने ही किया था। रातों रात उन्होंने पोटली में मेरे गहने, कपड़े, नकदी बाँधकर मुझे दे दिए और गाँव से चले जाने को कहा। फिर भी मैं पुलिस के लिए एक चिट्ठी लिखकर डाक के डब्बे में डाल आई थी कि मैं अपनी इच्छा से शादी कर जग्गा के साथ जा रही हूँ। जे जेठानी जी ने यह भेद जेठ जी को भी नहीं बताया था कि मैं उनकी रज़ामंदी से जा रही हूँ, पर उन्हें मेरी असलियत चरण सिंह को बड़े हो जाने के बाद बता देनी चाहिए थी। मुझे मालूम है, गाँव में मुझे भगोड़े, छिनाल और ना जाने कितने नामों से जाना जाता रहा। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझसे नफ़रत करता है। मैं नहीं जानती तब मैंने गलत किया था या सही, बस इतना जानती हूँ कि मेरे भागने का कारण मेरी जवानी या देह सुख नहीं था। यहाँ आकर भी लगा कि छली गई हूँ। एक खाई से बचाने के लिए मुझे दूसरी खाई में धकेल दिया गया था। यहाँ ऐसा क्या हुआ? चंपा ने पूछा। क्या जग्गा भी आपको सताते थे? मुझे यहाँ आकर भी कभी कोई सुख नहीं मिला, अम्मा ने कहा। जग्गा का एक दोस्त लाखन था जो डाकू था। उसने गांव से मुझे लाने में जग्गा की मदद की थी। मंदिर में हमारी शादी भी उसी ने कराई थी। भौजी भौजी कहकर मेरे आगे पीछे घूमता था। उसकी भी नीयत मुझ पर खराब थी। मेरे सामने कई बार जग्गा से कह चुका था, इतनी सुंदर जोरू को भगाकर लाने में मैंने भी तेरी मदद की थी, मुझे भी मेरा हिस्सा दे। एक दिन लाखन मेरे कमरे में घुस आया। मैं खटपट की आवाज़ सुनकर अचानक जाग गई। सामने उसे खड़ा देखकर मैंने अपनी दोनों टांगें उठाकर उसे दे मारी तो उसका सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। उस दिन तो मैं चंडी बन गई थी। लाखन की साजिश में मेरा पति भी शामिल था। मैंने हंसिया हाथ में उठा लिया था और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शोरगुल सुनकर गांव वाले भी जमा हो गए थे। उसके बाद से मैंने कभी जग्गा को अपने घर में घुसने ना दिया। चंपा ने पूछा, अम्मा अब कहाँ है वो? जेल में है, अम्मा ने कहा। किसी डकैती व हत्या के सिलसिले में दोनों को उम्र कैद हो चुकी है। इन गांव वालों ने मुझे अपना लिया है। मैं यहाँ पूरे गांव की बुआ हूँ। सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इनके छोटे मोटे झगड़े तो मैं यूं ही सुलझा लेती हूँ। अब मुझे ये लोग सरपंच बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी मैं इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। सरपंच बनते ही लोग मुझे कठपुतली की तरह नचाना चाहेंगे। मेरी सुख शांति सब खत्म हो जाएगी। बिना किसी पद के ऐसे ही मुझसे जितना बन पड़ता है दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। मेरी सलाह मानकर ये लोग लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी पढ़ाने लगे हैं। चंपा बोली, अम्मा अब तो आपको हमारे साथ चलना होगा। अब हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। अम्मा बोली, नहीं चंपा, अब तो मुझे यहीं जीना है, यहीं मरना है। बस एक बार तुम सबको देखने को मन भटक रहा था। अपनी सफाई भी देना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी आप बीती सुनकर चरण सिंह के मन में मेरे प्रति जमी नफरत कम होगी या नहीं, या वह अब भी मुझे ही दोषी समझता रहेगा। किंतु मन का दुख कहकर सालों से जमा बोझ जरूर हल्का हो गया है। जा, अब सो जा, बहुत देर हो गई है। चरण सिंह यह सब सुन रहा था, किंतु चाहते हुए भी वह माँ के पास नहीं जा पाया। दूसरे दिन सुबह सुबह चरण सिंह माँ के पास जाकर बोला, अम्मा कितना दिन चढ़ गया, कब तक सोती रहोगे, अब उठो भी। चरण सिंह द्वारा अम्मा कहे जाने पर रामदेवी निहाल हो गई। बेटे से अम्मा शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। खुशी से एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। यह क्या अम्मा, तुम रो रही हो? अब तो तुम्हारे रोने के दिन गए। अब मैं इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, चरण सिंह ने कहा। पोते ने कहा, दादी आप नहीं चलेंगी तो हम भी यहीं भूख हड़ताल कर देंगे। अम्मा अब तो आपको चलना ही होगा, चंपा ने भी कहा। अम्मा बोली, बेटा मैं इस गांव की मिट्टी में, वहाँ की ज़िंदगी में ऐसी रच बस गई हूँ कि अब वहाँ से उखड़कर नई जगह नए माहौल में अपने को ढाल नहीं पाऊंगी। यहाँ करने को मेरे पास बहुत कुछ है। यहाँ ज़िंदगी बेकार या बेमकसद नज़र नहीं आती। शहर में मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा, पर इतना वादा करती हूँ कि साल में एक बार कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आया करूँगी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए बच्चों को साथ लेकर तुम यहाँ आया करना। मुझे अच्छा लगेगा, इस तरह मिलना जुलना होता रहेगा। जैसी आपकी मर्जी।
हम आपकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। कुछ दिनों के लिए ही सही अम्मा, लेकिन अभी तो मेरे साथ चल रही हो ना। देखो, अब मेरी इस विनती को मत ठुकराना, चरण सिंह ने रोते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं कुछ दिन को तेरे साथ ज़रूर चलूँगी, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो देखा आपने, इस कहानी में एक तरफ़ा बात सुनने की वजह से बेटे ने अपनी माँ को ही गलत समझ लिया। माँ चली ज़रूर गई थी, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियाँ थीं। तो हमेशा दोनों पक्ष की बात ज़रूर जाननी चाहिए, उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए।